नमस्कार, भुक्कल सर स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट, हम 11th क्लास के अंदर काइनेमेटिक चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके थे और आई होप कि आपकी तरफ से भी वो कंप्लीट हुआ होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स करके देखिए। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम समझें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है फोर्स। तो अभी तक हम जो स्टडी करते आ रहे थे उसमें हमने जितना भी मैटर डिस्कस किया था वो था डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स, बिना किसी फोर्स के हम ये सब चीज देख रहे थे। लेकिन अब हम जो कुछ करने वाले हैं वो विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंसी है, जो एक्सटर्नल फैक्टर जो हम अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन करे, तो मोशन करवाने के लिए हेल्पफुल कौन है, उन फैक्टर को हम साथ में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने प्रीवियस वीडियोस हैं मेरे उनको जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं, उनसे उम्मीद इसलिए रखता हूं कि वो लोग जो है और नए स्टूडेंट्स को अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। ये चैनल आपका है, ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुझे ये भी पता चल रहा है कौन कितनी मेहनत करता है इसमें। ठीक है, तो बार बार मैं बोलता हूं कि कम से कम 10-15-20 बच्चों को जो है आप और ऐड करो। जब भी कोई नया मिलता है उसको अपना चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मोबाइल लेकर के YouTube चैनल सर्च किया और अपना सब्सक्राइब कर दिया। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके बिना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, मुझे एनर्जी नहीं मिलती कि मैं क्यों वीडियो बनाऊं। ठीक है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, क्या आप मेरी तरफ से इतना नहीं कर सकते? तो डियर लर्नर, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जो चीज स्टडी करने वाले हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता चुका हूं कि हम यहाँ जो कुछ भी स्टडी करेंगे वो फोर्स को साथ में कंसीडर करके चलेंगे। अभी तक आप जितना स्टडी कर रहे थे उनमें हमने फोर्स का कहीं पे भी मैटर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे उनके अंदर फोर्स कंपलसरी है। जैसे फोर्स हो गया, इंपल्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, इन कंसेप्ट को हम बारीकी से समझेंगे और उन्हीं के बेस पे हम मोशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, और आप अच्छे से फोर्स के बारे में पढ़ भी चुके हो। फोर्स क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय द फोर्स। फोर्स क्या है? अब आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? फोर्स आप कहोगे पुश और पुल। ठीक है, डेफिनेटली वही होता है। एक टाइप का पुश या पुल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्स क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ push or pull which can change the state of an object, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सके। ठीक है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। किसमें मेजर करते हैं? मेजर इन न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में मेजर करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मेनली फोर्स आपने दो तरह का स्टडी किया होगा। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो तो आपने कहा होगा कि फोर्स जो है दो तरह का होता है। कौन कौन से? एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? जिसमें कंपल्सन है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट के साथ में कांटेक्ट होना जरूरी है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल के लिए पुश, पुल। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। हमारे मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है? कांटेक्ट फोर्स आते हैं। कुछ ऐसे फोर्स भी होते हैं
जिनको अप्लाई करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के साथ में कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे कौन से हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और कौन सा हो सकता है? और कौन सा हो सकता है इसके अलावा? ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये टाइप के फोर्स जो है हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में दो मैग्नेट है, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं, वो नीचे अपने आप गिर रहे हैं, अट्रैक्शन है, वहां पे भी कांटेक्ट नहीं हुआ अर्थ के साथ में, लेकिन अपने आप खींचा चला जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मींस फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी चार्ज एक दूसरे को रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, वो ये सारे के सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई होता है क्या? है, इसके अलावा भी एक और फोर्स होता है घर में, फादर का। ठीक है, घर में पिताजी जो है जैसे ही बोलते हैं, डांट लगाते हैं, या फिर डांट नहीं भी लगाते, दूर से ही देख करके ऐसे इशारों से अंदाजा लग जाता है कि क्या कहने वाले, अभी पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला, अपने आप सीधे हो जाते हैं। तो वो भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। चलो, मजाक कर रहे थे। फोर्स जो है हमारे ये होते हैं कांटेक्ट, ठीक है, और नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके अलावा फोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक तो जिसमें हमारा रिजल्टेंट कुछ ना कुछ निकलता हो, और एक ऐसा जिसमें रिजल्टेंट जीरो हो, यानी उनको हम कैटेगराइज करते हैं बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है नॉन बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस भी लिख सकते हो, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स कौन सा होता है? बैलेंस फोर्स के लिए देखिए, हम आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताते हैं। सपोज करो कि हमारे पास में ये कोई गाड़ी है। ठीक है, ये कोई गाड़ी है, मेरी है, आपकी है, जैसी भी है। इसके ऊपर एक फोर्स आपने F1 इधर लगाया और F2 फोर्स इधर लगाया। अगर हम ये कहें कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के बराबर है, मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इनका मैग्नीट्यूड जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या ये गाड़ी उधर या इधर मूवमेंट करेगी? आप कहोगे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। तो अगर हम इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो इनका नेट फोर्स जो आएगा F विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये आएगा 0। यानी ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रिजल्टेंट फोर्स। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? 0। ऐसा जब भी फोर्स है तो ये दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे? F1 और F2 क्या कहलाएंगे? बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। अनबैलेंस फोर्स कौन से होंगे? अनबैलेंस में इसी के एग्जांपल से हम देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये केस इक्वल नहीं है, या ये कहें कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो ऐसे केस में आप कहोगे कि F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी। नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो अब ये स्टेशनरी नहीं रहा, अनबैलेंस फोर्स हुआ ये। ठीक है, ये F1 F2 क्या हुआ? अनबैलेंस फोर्स हुए, जिसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट हुई या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो चेंज हुई, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ा, तो हम इसको अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहां दो ही फोर्स लग रहे हो, नंबर ऑफ फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में सेट करके चलना है आपको। तो मेरे ख्याल से फोर्स का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आता है बात, फोर्स कर क्या सकता है? फोर्स क्या क्या कर सकता है? क्या कर सकता है आप सब अच्छे से जानते हो। व्हाट द फोर्स कैन डू, क्या कर सकता है भाई? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। ये लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद समझ लेना, नोटबुक में आप बुक की हेल्प से लिख सकते हो।
कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, किसी की स्पीड चेंज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से आ रहा है, उसको आपने अपोज करने की कोशिश की तो उसकी स्पीड कम हुई, ठीक है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स जो है अलग अलग जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए ये फोर्स की कैपेबिलिटी है, कर सकता है, ठीक है। पोजीशन चेंज करना हो या फिर ये कह सकते हैं शेप चेंज करना हो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करना हो, डायरेक्शन चेंज करना हो, रेस्ट में मोशन में लाना हो, मोशन से रेस्ट में लेके आना हो, ये फोर्स हमारा कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है अभी +1 के लिए बहुत छोटे हैं क्योंकि हम छोटी क्लासेस के अंदर ये अच्छे से स्टडी करके आए हैं, तो फोर्स में इतना ही काफी है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अरिस्टोटल फाल्सी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिस्टोटल्स फाल्सी। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, क्या बता रहा है हमें? देखिए अरिस्टोटल जो है एक ग्रीक साइंटिस्ट था या ग्रीक फिलोसफर भी कह सकते हो, फिलोसफर भी था। उसने क्या कंसेप्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तभी कंटिन्यूअसली चल सकता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन तब तक करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। उसने अपनी तरफ से ये कंसेप्ट दिया, लेकिन लगभग 2000 साल बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसका नाम आपने सुना है गैलीलियो, गैलीलियो ने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसने एक्सपेरिमेंट भी करके बताया इसके ऊपर। उसने कहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिए वो किस लिए चाहिए, वो चाहिए इसलिए क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट के जब मूवमेंट करता है उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। उन फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लिया कि हमारे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आप स्लाइड कर रहे हो, एक कांस्टेंट फोर्स आपने लगाया है F। अब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। आप सोच रहे हो कि जो मैंने फोर्स लगाया इस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता जा रहा है, नहीं, ये एक्चुअल में किसको ओवरकम कर रहा है, जो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा मोशन के। तो जो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके लिए होती है, एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ये किसने कहा, ये गैलीलियो ने कहा। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहता था, एरिस्टोटल कह रहा था कि इस ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे। एक्सटर्नल फोर्स किसको ओवरकम कर रहा है, हमारे फ्रिक्शनल फोर्स को। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहेगा। ये किसकी कंसेप्ट था, ये हमारे गैलीलियो का कंसेप्ट था। तो ये चीज गैलीलियो ने कैसे प्रूव की, गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे। उस एक्सपेरिमेंट से उसको ये अंदाजा हुआ कि भाई जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और गैलीलियो का जो कंसेप्ट है वो गलत है। उसने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मान लिया एक इंक्लाइंड प्लेन लिया ऐसे, ठीक है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को उसने छोड़ दिया। अब वो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम एक लेवल के, मतलब ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करवाएं तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट उससे उसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है, कोई फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर ना लग रहा हो। यानी कहने का मतलब, यानी उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, सो दैट कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहे, ठीक है। तो हमारे गैलीलियो ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उसने इसके अलावा जो है इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल दोनों का कंसेप्ट लिया, जैसे ये और ये, ठीक है। इंक्लिनेशन दोनों की एक जैसी रखी दोनों तरफ से, मतलब जितना
इंक्लिनेशन इसका है, इतने इंक्लिनेशन इसका है। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को उसने छोड़ा, फिर ये और फिर ये, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट। ये देख रहा है कि यहां से जिस वेलोसिटी से उसने उसको छोड़ा यानी ड्रॉप किया, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी यहां तक इंक्रीज हुई। उसके बाद वो वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट हो गई। उसके बाद यहां से देखा कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे एक हाइट पे जाके, किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, जो यहां पे थी। यहां पे भी 0 थी और वापस वहां पे भी जाके 0 हो गई। यहां पे क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहां क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां v कांस्टेंट रहा, जितनी वेलोसिटी बन गई उसके बाद में v कांस्टेंट रहा, उसके बाद में v क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद में अल्टीमेटली क्या हो जाता है, 0। इसी के बिहाफ पे उसने ये कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, एक्चुअल में हमारे फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इनर्शिया, अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आपने स्टडी किया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने आप से अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। रेस्ट में है, इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन along a straight line, then it will try to remain in uniform motion until or unless an external force is not applied on it। ठीक है, तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया एक बॉडी की, किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हर एक बॉडी जो है ऐसा बिहेवियर शो करती है। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में करता रहेगा। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, अपने आप से अपनी जो है स्टेट चेंज नहीं कर सकता, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो अपने आप से चेंज नहीं कर सकता। फिर चेंज कौन करवाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपनी जो भी स्टेट में है उस स्टेट में रहने की कोशिश करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया हो कि आप बाइक पे बैठे हो और अचानक से ब्रेक लगाते हैं चलती बाइक पे, तो आपको लगता है एक झटका आगे की तरफ। ठीक है, तो वो क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है कि बॉडी मूवमेंट में थी, एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाई। ठीक है, बस में है, एकदम से आप रेस्ट में बैठे हो और बस अचानक से एकदम से चलाएं तो झटका लगता है पीछे की तरफ, तो वो भी एक जर्क जो है पीछे की तरफ क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में थी और इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सीट बेल्ट आपको बांधने को बोला जाता है, ठीक है, कार में बैठे हो तो क्यों, क्योंकि अचानक से हमें अगर ब्रेक लगाने पड़े तो सीट बेल्ट जो है हमें प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस दौरान क्या है, मोशन में है, और एक झटका जो है आपको लगेगा जिसकी वजह से आप आउट ऑफ दी विंडो जो है या जो स्क्रीन है वो तोड़ करके बाहर जा सकते हो, गिर सकते हो। तो इस चीज के लिए ये सारा इनर्शिया के ही एग्जाम्पल है। तो हम बात कर लेते हैं इनर्शिया की टाइप कौन से, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 2, इनर्शिया ऑफ मोशन, और नंबर 3 है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, according to inertia of rest, if a body is in rest then it will try to remain in rest condition until an external force is not applied on it। यानी जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही करता रहेगा। ठीक है, वो अपने आप से अपनी मोशन, या कह सकते हैं कि वो उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने आप से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक पत्थर को आप रस्सी से बांध करके घुमा रहे हो, ठीक है, आप सबने किया होगा, ये पत्थर आपने बांध करके और इसको हमने घुमा रखा है, ऐसे सर्कुलर मोशन आप दे रहे हो उसको। लेकिन जहां से रस्सी टूटेगी, सपोज करो यहीं से ये थ्रेड जो है यहां से कट गई, कटते ही क्या होगा, ये बिल्कुल उसी जगह से टेंजेंट के अलोंग मोशन करेगा, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग मोशन करेगा। तो वो क्यों मोशन कर रहा है टेंजेंट के अलोंग? क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से अपनी पोजीशन चेंज नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। इस सर्कुलर मोशन में आप बार बार हर एक इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, यानी एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर हम अप्लाई करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो थ्रेड टूट गई, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वहां से हट गया, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं से स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। सो सच टाइप ऑफ इनर्शिया इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये था हमारा इनर्शिया का कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक और चीज जो आपको दिमाग में रखना है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया को मेजर करना है तो मास के कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं, यानी मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी मास से ही आप इनर्शिया को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का कंसेप्ट था, आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे कि हम लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं वो प्लीज कोशिश करें, जितने भी लोगों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करवाइए। वो जिस भी क्लास में है, अगर उसके पास मोबाइल है तो उसके मोबाइल में अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ये आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है मेरी। और क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं दोगे मुझे कम सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, तो उससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। मेरे माइंड में ये सेट रहता है कि नहीं, लोगों को फायदा तो हो नहीं रहा है, तो हम क्यों वीडियो बनाएं। ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, आप लोगों को हेल्प हो सके इस लॉकडाउन में, और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको मिल रही है। तो मेरे लिए आप इतनी हेल्प कर सकते हो कि जितने लोगों को आप जोड़ सकते हो जोड़िए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा जो मेरे चैनल को देख रहा है, कम से कम 5-10 लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाएगा। जितने भी रिलेटिव है जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल लेकर के यूट्यूब पे अपना चैनल देखिए, खोलिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, और जो नए आए हैं स्टूडेंट्स, वो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।